हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीएसपी ऐप। आई एम तेजस और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूजेस। तो बिफोर वी स्टार्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी एसएसटी की बुक निकाल लें और आज हम जो भी पढ़ेंगे, आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहाँ पे देखेंगे वो सारे नोट डाउन कर ले या हाईलाइट करते जाएं बुक में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट सेक्शन दैट कम्स इज व्हेन डज नेचर बिकम्स अ रिसोर्स। तो ये सेक्शन क्या है? सेक्शन नंबर 1 बुक का। आपको बुक का जो भी आप चैप्टर खोल रहे हैं, इसमें जो भी फर्स्ट पेज होगा उसमें आपको सबसे पहले ये सेक्शन मिलेगा। तो पहले इसे समझते हैं। तो जब बात होगी नेचर की, तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज नेचर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेचर। तो नेचर क्या होता है? नेचर इज द टोटलिटी ऑफ लाइफ एंड नॉन लाइफ फॉर्म्स। इट इंक्लूड्स ऑल द थिंग्स विच आर नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। अब एक बार समझते हैं व्हाट इज टोटलिटी ऑफ लाइफ एंड नॉन लाइफ फॉर्म्स। एक बार इस वीडियो को देखो आप। इसमें आपको क्या दिख रहा है? यू कैन सी हियर आर ट्रीज। ट्रीज हैं यहाँ पे, एनिमल्स होते हैं। ये सारे क्या होते हैं? लाइफ फॉर्म्स जिसमें जीवन है। और व्हाट इज नॉन लाइफ फॉर्म्स? माउंटेन्स, लैंड, वाटर, स्काई, ये सारे क्या? नॉन लाइफ फॉर्म्स। तो नेचर क्या होता है? इट इज अ टोटलिटी। व्हाट इज टोटलिटी? ये पूरे का टोटल, total of all these things which are not created by humans, these are all called nature। ठीक है, तो नेचर के डेफिनेशन में क्या तीन चीज इंपॉर्टेंट है? all the totality of life and non-life form, and it includes all the things which are not created by humans। okay, so examples आपको पता ही होगा, air हुआ, water हुआ, trees, mountains, mineral, all these are a part of nature। so let's move on to next topic। ओके, सो बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, आप इस चीज को अपनी बुक में हाईलाइट कर लो। व्हाट इज दिस? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नेचर। 1 मार्क का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक्सप्लेन नेचर। ओके, एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। तो नेचर वही वाली चीज, नेचर इज द टोटलिटी ऑफ लाइफ एंड नॉन लाइफ फॉर्म्स दैट आर पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट बट हैव नॉट बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। ओके, सो एग्जांपल्स बुक में दिए हुए हैं, ट्रीज। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा नेचर इज व्हाट, नेचर क्या होता है, नेचर की डेफिनेशन क्या होती है, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। अब आता है हमारा रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज हमने पढ़ा है क्लास 7 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 में। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं इस चैप्टर में क्या है। व्हाट इज रिसोर्स? रिसोर्स इज एनीथिंग फ्रॉम द एनवायरमेंट दैट ह्यूमंस यूज टू मीट देयर नीड्स। जो भी चीज़ हम एनवायरमेंट से लें और वो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे, याद है वो वर्ड यूटिलिटी। एनीथिंग फ्रॉम एनवायरमेंट दैट हैज सम यूटिलिटी, इट इज कॉल्ड अ रिसोर्स। ठीक, कोई भी चीज़ एनवायरमेंट का जो हम यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल, हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, हम वुड यूज़ करते हैं, हम एयर इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, हम वाटर ड्रिंक करते हैं। ये सारे क्या हैं? दीज आर ऑल रिसोर्सेज जो भी हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करें। तो एग्जाम्पल्स के लिए यू कैन सी, हम लोग वुड यूज़ करते हैं। वुड क्यों यूज़ करते हैं? फॉर मेकिंग फर्नीचर। ठीक, तो ट्री इज कॉल्ड अ रिसोर्स। वुड कहाँ से आ रहा है? ट्री से, तो ट्री इज अ रिसोर्स। देन सिमिलरली वाटर क्या करते हैं हम यूज? फॉर ड्रिंकिंग, फॉर फार्मिंग। ओके, यू कैन सी इन द वीडियो में कैसे प्लांट्स को हम पानी देते हैं। ओके, सनलाइट क्या होता है? सनलाइट इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। सोलर पैनल्स आपने देखा होगा, घरों की छत पे रहता है। तो दीज आर ऑल कॉल्ड रिसोर्सेज जो भी हमारा किसी काम को करने में हेल्प करे। तो लास्ट, अब इस सेक्शन में मेन जो टॉपिक था, व्हेन डज नेचर बिकम्स अ रिसोर्स। कब नेचर, जो हमारा नेचर है, इट बिकम्स अ रिसोर्स। रिसोर्स कब बनेगा? देर आर थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हेन ह्यूमंस यूज द एलिमेंट्स ऑफ नेचर फॉर देयर सस्टेनेंस, कंजम्पशन एंड क्रिएटिंग यूजफुल थिंग्स। ये तीनों चीज क्या क्या है, एक बार फिर से समझ लो। सस्टेनेंस, सस्टेनेंस मीन्स हमें जीवन जीने में हेल्प करे। फॉर एग्जाम्पल, आप एयर इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, पानी पीते हैं। दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर सस्टेनेंस, जीवन जीने में हमारे लिए जरूरी है। ओके, कंजम्पशन क्या है? कंजम्पशन हुआ जो भी चीज आप कंज्यूम करते, खाते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल वी हैव फूड, फ्रूट, वेजिटेबल, दीज आर ऑल कमिंग फ्रॉम नेचर, नेचर से आ रहे हैं। सो इट इज अ पार्ट ऑफ कंजम्पशन। देन वी हैव क्रिएटिंग यूजफुल थिंग्स। तो रिसोर्स का मतलब ही होता है कोई नीड्स को हमारा सेटिस्फाई करे, और नीड सेटिस्फाई करे मतलब हम उसे कुछ यूजफुल सामान बना रहे हैं उससे। ओके, सो एग्जाम्पल के लिए ट्री बिकम्स अ रिसोर्स व्हेन
इट इज़ कट एंड यूज फॉर फर्नीचर। तो वीडियो में आप देख सकते हैं हम ट्री को कैसे कट करते हैं। इस वुड को हम क्या करेंगे यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर। ओके, सो दिस इज हाउ नेचर बिकम्स अ रिसोर्स। रिसोर्स कैसे बना हमारा नेचर, ठीक है। नेचर को रिसोर्स बनने के लिए हमेशा देयर आर थ्री थिंग्स, रिमेंबर कर लें, हाईलाइट कर लें बुक में। ओके, अब आता है हमारा ये पिक्चर, दिस टू पिक्चर इज गिवन इन योर बुक। तो समझते हैं क्या है दिस पिक्चर, कहाँ का है ये, इट इज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। आप जानते हो कि हिमाचल प्रदेश इज अ हिमालयन स्टेट। व्हाट इज अ हिमालयन स्टेट? वो स्टेट जहाँ पे हिमालयन माउंटेन्स है। ओके, माउंटेन हिमाचल प्रदेश में बहुत है। ओके, तो क्या होता है यहाँ पे रिवर्स होती हैं, वैलीज होती हैं, रिवर फ्लो करती है। जब रिवर फ्लो करती है तो वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द flowing water. Okay, so this is the example of how electricity is being generated in Himachal Pradesh. Okay, so it is a microhydal plant। एक microhydal plant है जो कि ये जो रिवर से वाटर फ्लो हो रहा है ऊपर से नीचे, यहाँ से नीचे, इस एनर्जी को कन्वर्ट करेगा फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी। So this is an example. Next we have दिस सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये क्यों यूज होता है? फॉर एक्सट्रैक्टिंग द क्रूड ऑयल। तो हमारी जो समुद्र की लेयर है, नीचे बेड है, सी बेड होती है ना, उसके नीचे में खोदना पड़ता है, ड्रिल करना पड़ता है। ओके, नीचे तक मशीन जाती है, जो मशीन आप देख रहे हैं ये नीचे तक जाएगी और नीचे से जो भी क्रूड ऑयल होता है, गैसेस होती हैं, उसे एक्सट्रैक्ट करेगी, पुल आउट करेगी, सक करेगी और फिर हम उसे प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है, रिफाइनरी में जाएगा, फिर उससे पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है। तो एक्चुअली में कहाँ से आता है पेट्रोल डीजल? थ्रू द these using these machines. Okay, it is an offshore oil rig it extracts petroleum from below the seabed. ओके, तो सी बेड मतलब सी का बेड, सी हमारे ऐसे सी है, सी की लेवल ये है, तो सी का जो लैंड है, जमीन है, सी बेड, इट इज कॉल्ड सी बेड। ओके, तो इसके अंदर ड्रिल करना पड़ता है, तब हमारी क्रूड ऑयल निकलेगी, ठीक है। अब हम एक गेम खेलेंगे। गेम क्या है? सिचुएशन और डेयर वाली। ओके, सो आप अभी एक ऐसे सिचुएशन को इमेजिन करो जब आप हो एक बहुत बड़े कंपनी के ओनर, और ये कंपनी आपकी क्या करती है? ये क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करती है। अब एक आपके सामने एक सिचुएशन आई है कि आपको पता चला कि वो पैसिफिक ओशन है, आप सभी जानते हैं पैसिफिक ओशन, उसकी जो डीपेस्ट पॉइंट है, सबसे डीप पॉइंट, वहां पे कई किलोमीटर नीचे क्रूड ऑयल है। ओके, तो क्या आप अपने मशीन्स को वहां पे भेजेंगे क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए? देखो, दो चीज इसमें मैटर करती है, एक है टेक्नोलॉजी, एक है कॉस्ट। क्या आपके पास उतनी टेक्नोलॉजी होगी, उतना डीप पैसिफिक ओशन में डीपेस्ट पॉइंट जो सबसे नीचे गहरा है, वहां तक मशीन को पहुंचाना, वहां तक ड्रिल करके और नीचे से जमीन से निकाल कर आना क्रूड ऑयल? नो, टेक्नोलॉजी नहीं है। देन वी हैव द कॉस्ट। कॉस्ट कितना हाई होगा? आप जितना कमाओगे नहीं, उससे ज्यादा आपने पैसे लगा दिया एक्सट्रैक्ट करने में। तो दीज टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। अभी आप इन दोनों चीज को मन में रखना, आगे हम पढ़ेंगे तो समझेंगे क्यों ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अभी। ओके, अनदर एग्जाम्पल, अनदर सिचुएशन। तो ये देखो आप, व्हाट इज दिस? दिस इज अ सेक्रेड ट्री, जिनकी पूजा करते हैं, कोई ये पेड़ है जिसकी पूजा कर रहे हैं हम, ठीक। ये क्या है? सेक्रेड ग्रूव। व्हाट इज अ सेक्रेड ग्रूव? सेक्रेड ग्रूव मीन्स एक ग्रूव जो कि हमारे कल्चरली और रिलीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, सेक्रेड है, ठीक है, पवित्र है। अब देखो आप, क्या आप ये पेड़ को या फिर इस ग्रूव में से पेड़ काट कर लकड़ी यूज करोगे कारपेंट्री के लिए? नहीं ना, फर्नीचर नहीं बनाओगे, बिकॉज इट इज अ सीक्रेट ग्रूव। ये हमारे कल्चर के लिए, हमारे रिलीजन के लिए, हमारे ट्रेडिशन के लिए इंपॉर्टेंट है, पवित्र है। तो इससे हम आते हैं थ्री थिंग्स पे, थ्री फैक्टर्स पे, ये आपके बुक में भी है, हाईलाइट कर लेना। व्हाट आर दीज? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबिलिटी, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब ये क्या होता है? ये तीनों चीज हमारा होता है व्हाट मेक्स समथिंग अ रिसोर्स। ओके, कोई भी चीज रिसोर्स कब बनेगी? जब उसमें ये तीन चीज होंगे, ये तीन चीज होना पक्का है, तभी वो रिसोर्स कहलाएगी। इट मस्ट बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। ऐसी कोई चीज ना हो कि हमारे पास टेक्नोलॉजी ही ना हो उसको यूज करने के लिए, ठीक, फिर तो वो रिसोर्स ही नहीं है, हमारा कोई काम ही नहीं होगा उससे। टेक्नोलॉजी ही नहीं रहेगी तो क्या काम? फिर क्या है? इकोनॉमिकली फीजिबल,
पैसा जितना हम लगाएंगे उसको एक्सट्रैक्ट करने में, यूज़ करने में, वो फिजिबल होना चाहिए, ठीक है, हम उतना खर्च कर सके। ये नहीं कि हम करोड़ एंड बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च कर रहे हैं और हमें उतना आउटपुट भी नहीं मिल रहा। ओके, तो इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, ठीक है। देन वी कम टू कल्चरली एक्सेप्टेबल। व्हाट इज कल्चरली एक्सेप्टेबल? कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब हमारी कल्चर उसे अलाउ करे, हमारा कल्चर अलाउ करे कि हम उस रिसोर्स को यूज करें, ठीक है। तो तीनों केस हमने जो पीछे दो केस देखा था, दोनों केस को आप रिलेट करो, कैसे टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, एंड कल्चर हमारा अलाउ करना चाहिए वो काम को करने के लिए, देन ओनली समथिंग इज कॉल्ड अ रिसोर्स। तो आप ये ग्राफ बना सकते हो, और एग्जाम में क्वेश्चन आए तो 3 मार्क का क्वेश्चन, तो उससे आप आराम से आंसर कर सकते हो। ये 3 पॉइंट लिखना, तीनों को एक्सप्लेन करना। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज द एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स बहुत सिंपल है, रिसोर्स के एग्जाम्पल्स, water, air, soil. Here we have the coal, petroleum, फिर precious stone, metal ore, timber. अब ये precious stone आप सभी जानते होंगे, यहाँ पे लिखा है वर्ड precious stone. What is precious stone? Precious stone मतलब वो पत्थर जो precious है, जैसे कि आप जानते हैं जेम्स होता है, ठीक है, चमकीला पत्थर जो होते हैं, ज्वेलरी में यूज होते हैं, पूरे नेकलेस में डाले जाते हैं, ठीक है, दीज आर ऑल प्रेशियस स्टोन्स। मेटल ओर, मेटल ओर जानते हो आप, कभी भी मेटल जो होता है हमारा वो रॉ फॉर्म में नहीं, आपको प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा, वो रॉ फॉर्म में रहेगा। रॉ फॉर्म मतलब उसमें इम्प्योरिटीज मिक्स रहेंगी, वो ओर के फॉर्म में रहेगा, ओर। तो नेचर से हम क्या निकालते हैं, मिट्टी से खोद के क्या निकालेंगे, वी विल एक्सट्रैक्ट द मेटल ओर। अब ओर को करना पड़ता है प्योरीफाई, प्योरीफाई करेंगे तब जाके हमें एक्चुअल जो हम मेटल यूज करते हैं ना वो निकलेगा। ओके, तो एग्जांपल के लिए आप जानते होंगे बॉक्साइट, एल्यूमिनियम। बॉक्साइट एक ओर है किसका, एल्यूमिनियम का, उसको प्यूरिफाई करना पड़ता है मशीन्स के थ्रू, तब जाके हम एल्यूमिनियम हमारा निकलता है, ठीक है। तो मेटल ओर आर इम्पॉर्टेंट। देन वी हैव टिम्बर। टिम्बर आप जानते हो टिम्बर क्या होता है, टिम्बर इज वुड, ठीक है, फॉरेस्ट से लकड़ियाँ काटते हैं, पेड़ काटते हैं, उस लकड़ी से हम अपना डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, यूजफुल थिंग्स, तो उसे कहेंगे टिम्बर। टिम्बर मतलब वुड यहाँ पे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। नाउ वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल केस, बहुत सुंदर केस है हमारा कल्चर का। सो नेचर को हम, हमारी कल्चर, इंडियन कल्चर बहुत ही सेक्रेड मानती है। ओके, सेक्रेड मतलब बहुत ही पवित्र मानते हैं, हम नेचर की पूजा करते हैं। आप सभी जानते होंगे तुलसी पूजा, तुलसी माता की पूजा करते हैं, तुलसी के पेड़ की पूजा करते हैं। ओके, तो नेचर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक। अब इम्पॉर्टेंट है तो क्या हम कह सकते हैं नेचर इज अ नर्चरर एंड अ नरिशर? हाँ, कह सकते हैं। वाई? नेचर नर्चर करता है हमें। व्हाट इज नर्चर? व्हाट इज नर्चर? नर्चर मीन्स क्या होता है, किसी चीज का केयर करना, ठीक है, प्रोटेक्ट करना। जैसे कि वो हमारे लिए एक बाउंड्री बना दिया, हमें बाहर के बुरे प्रॉब्लम से बचा के रखता है, नेचर हमें बचा के रखता है, हमें शेल्टर देता है, हमें वुड देता है, ठीक है, कई चीज़ हमें देता है जिससे कि हम नर्चर कर सके, इंसान जी सके, ठीक है। नरिशमेंट, व्हाट इज नरिशमेंट? नरिशर, आप नरिशमेंट जानते होंगे, खाते हैं हम, न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, उससे हमें नरिशमेंट मिलता है, खाना खाते हैं उससे नरिशमेंट मिलेगा। तो नरिशर इज व्हाट, समवन हु फीड्स, जो खाना खिलाता है और सपोर्ट्स करता है हमारे ग्रोथ का, ठीक है। तो नरिशमेंट हमें, नेचर हमें क्या करता है, नेचर प्रोवाइड्स अस फूड, वाटर, एयर, तो ये सारे क्या है, हमारे जीवन जीने के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स वाई जो जो हम कहेंगे मॉरल ऑफ द स्टोरी, क्या है मॉरल ऑफ द स्टोरी? नेचर इज द नर्चर एंड द नरिशर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम फाइनल मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो देखो एक बार, व्हाट इज द मेन डेफिनेशन, व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स? All the material and substances that occur in the nature and are valuable to human। नेचर में होते हैं, अकर कहाँ पे कर रहे हैं, कहाँ पे अकरेंस हो रहा है उनका, इन द नेचर, नेचर में होते हैं, और वैल्यूएबल होते हैं, हमारे लिए ज़रूरी हैं, ठीक है, हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, हमारी यूटिलिटी को सेटिस्फाई, कुछ उनकी यूटिलिटी है, ठीक है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट इज द सेकंड सेक्शन। तो बुक आप खोलोगे तो आपको मिलेगा, दिस इज द सेकंड सेक्शन, कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। तो कैटेगरीज डिस्कस करने से पहले एक क्वेश्चन उठता है,
वाई डू वी कैटेगराइज? कैटेगराइज कोई क्यों करे, क्यों करता है कैटेगराइज? आपने कभी ऐसा हुआ आपके क्लास में मैम ने बोला है सारे बॉयज को बुला के लाओ या सारे गर्ल्स को बुला के लाओ? जब हम पूरे क्लास को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, जेंडर के हिसाब से, इनटू बॉयज इनटू गर्ल्स, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजेशन। वी आर कैटेगराइजिंग, ठीक है? तो देखो साइंस में क्या करते हैं हम, इन साइंस वी ग्रुप थिंग्स यूजिंग कॉमन फीचर्स। व्हाट आर दीज कॉल्ड? दीज आर क्राइटेरिया। क्राइटेरिया आप जानते हो ना? मेटल को किस बेसिस पे डिवाइड किया जाता है? जैसे एलिमेंट्स होते हैं उसको, कुछ को मेटल कहते हैं, कुछ को नॉन मेटल। साइंस में मेटल किसे कहते हैं? जो बहुत सोनरस हो, डक्टाइल हो, ठीक है, शाइनी सरफेस हो उसकी, ओके, और क्या हो, गुड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट। तो ये सारे हो गए उसके क्राइटेरिया। किस क्राइटेरिया पे हम दो पार्ट में, तीन पार्ट में, चार पार्ट में किसी ग्रुप को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है? सो दिस इज कैटेगराइजेशन। वी गिव दीज नेम्स, द नेम्स ऑफ द ग्रुप, ठीक है? ग्रुप को कुछ नाम देते हैं टू रेफर टू देम इजीली। ग्रुप का कुछ ना कुछ तो नाम ही होगा, सिंपल सी बात है। अगर एक ग्रुप है जिसमें सिर्फ लड़के हैं तो बॉयज ग्रुप हो गया, एक लड़कियां हैं पूरी सारी एक ग्रुप में लड़कियां हैं तो गर्ल्स ग्रुप हो गया। मेटल की ग्रुप हो जाती है साइंस में, नॉन मेटल की ग्रुप होती है। फिर आप देखो कि स्टेट ऑफ मैटर में हमारे साइंस में क्या क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये सारे नाम्स हुए, ग्रुप के नेम्स हुए, ठीक है? तो इससे हम आते हैं थ्री एडवांटेज ऑफ कैटेगराइजिंग। व्हाट आर द थ्री एडवांटेज? वी कैन टॉक अबाउट आइडियाज क्लियरली। हम अपने आइडिया को अच्छे से बता सकते हैं क्लियरली जब हमें पता है। जैसे आपका दोस्त मान लो यूएसए में है, आप उसे फ़ोन करके बता सकते हो कि देखो अमित, मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं मेटल्स के साथ कुछ काम कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ठीक है? आपने बस मेटल बताया, आपने आइडिया को अपना अच्छे से शेयर किया। सेव टाइम इन एक्सप्लेनेशन, आपको पूरा सब कुछ समझाना नहीं पड़ा कि वो ग्रुप में से वो मेंबर को निकालो जो ये उनकी ये प्रॉपर्टीज़ है, ये है। आपने एक बार में बोल दिया, वो ग्रुप में से मेटल्स को निकाल लो, ठीक है? इम्प्रूव कम्युनिकेशन विद अदर्स, आप आराम से कम्युनिकेट कर पा रहे हो अपने दोस्त से, अपने टीचर से बता पा रहे हो किसके बारे में आप बात कर रहे हो, ठीक है? तो दिस इज वाई वी कैटेगराइज थिंग्स। अब आते हैं हम ज्योग्राफी में वापस। साइंस बहुत देख लिया, अब देखते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम जब पढ़ रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज, तो इसको जनरली दो पार्ट्स में, दो टाइप से डिवाइड किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी। व्हाट इज ऑन द बेसिस ऑफ यूज? लेट मी कम हियर फर्स्ट। ओके, सो बेस्ड ऑन यूज, कैसे वो यूज हो रहा है, वो चीज, वो रिसोर्स कैसे काम में आ रहा है हमारे। इट इज एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, पहला ये हो गया, हमारे जीवन जीने के लिए जरूरी है। देन इज इट इज अ सोर्स फॉर मटेरियल, कुछ सामान बनाने के लिए, जैसे बिल्डिंग, रोड्स, ठीक है, ब्रिजेस, इसको बनाने में यूज होते हैं, उसको क्या कहते हैं, मटेरियल्स। तो वो रिसोर्सेज किस में आएंगी? हमारे सेकंड कैटेगरी में। सोर्सेज फॉर एनर्जी क्या हो गया? जिससे एनर्जी मिलता है। अब एनर्जी मिलता है खाना वाला एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, जिससे हमारी फोन्स चार्ज होती हैं, हमारे कार्स चलते हैं। ये सारे क्या हो गए? फ्यूल्स। फ्यूल जिसे कहते हैं ना, वो सारे आएंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो ये क्या हो गया? ऑन द बेसिस ऑफ यूज। तो जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा था गर्ल्स बॉयज, वो किस बेसिस पे था? इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। अभी क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ यूज। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, ठीक है? बेसिस का मतलब क्या होता है? जैसे क्लास है, आप उसको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो, तीन तरीके से, चार तरीके से। तो वो जो तरीका होता है ना, उसे कहते हैं बेसिस। जैसे एक तरीका हो गया ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, जेंडर के हिसाब से। ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, किसकी हाइट इतने सेंटीमीटर से ऊपर है, किसकी नीचे है, ठीक? ऑन द बेसिस ऑफ वेट, वेट किसका ज़्यादा है, ठीक? तो ये सारे हो जाते हैं बेसिस, इसे कहते हैं इंग्लिश में बेसिस, ओके? तो ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी, कैसे, क्या वो रिसोर्स अपने आप को रिन्यू कर सकता है, क्या रिचार्ज कर सकता है अपने आप को एक बार खत्म हो जाए तो अगर कर सकता है देन इट इज रिन्यूएबल, और नहीं कर सकता तो नॉन रिन्यूएबल। तो अभी हम ये सारे को और डिटेल में देखते हैं, ठीक है, विद सम एग्जांपल्स। तो पहला देखो, पहला देखते हैं, रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। तो जैसा कि आप जानते हो कि हमारे सर्वाइवल के लिए क्या क्या ज़रूरी है? एयर है, ऑक्सीजन, वाटर टू ड्रिंक। फिर क्या ज़रूरी है हमारे लिए? सॉइल एंड प्लांट्स फॉर फूड। ये सारे क्या है? हमारे जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो। तो दीज आर ऑल रिसोर्सेज विच आर एसेंशियल फॉर आवर लाइफ।
वी कैन नॉट क्रिएट दीज रिसोर्सेज आवर सेल्फ। क्या हम लोग खुद से बना सकते हैं? नहीं, वी कैन नॉट क्रिएट देम बाई आवर सेल्फ, वी टेक देम फ्रॉम नेचर। हम ये सब अपने नेचर से लेते हैं, नेचर से लेते हैं, खुद से तो नहीं बनाते। अब एक बार नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ये वाला। अभी क्या देखा हमने? एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। अभी हम देखेंगे सोर्स ऑफ मटेरियल, ये वाले। ठीक है, चलो इस पे चलते हैं। तो सेकंड हमारा क्लासिफिकेशन हो गया रिसोर्सेज फॉर मटेरियल। तो वी यूज नेचर टू मेक थिंग्स। क्या क्या नेचर के मटेरियल को हम यूज़ करते हैं? वुड को, वुड से क्या बनाते हैं? फर्नीचर। स्कल्पचर, स्कल्पचर क्या होता है? वो जो सुंदर सुंदर हमारे जो आइडल्स होते हैं ना, या फिर एनग्रेव किया जाता है लकड़ी के ऊपर, सुंदर सुंदर डिज़ाइंस, पेंटिंग्स, वो सारे क्या हो गए? स्कल्पचर टाइप के। मार्बल आप जानते हो गए, यू कैन सी इन द पिक्चर मार्बल कैसे यूज़ हुआ है ताजमहल में, वाइट मार्बल। ओके, फिर मेटल्स, मेटल, कोल हुआ, गोल्ड हुआ, ये सारे इससे टूल्स बनते हैं, ज्वेलरी बनती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये जैसे आप देख सकते हो, यही है, वो गया वाइट मार्बल। ये जो आप रेड कलर की देखते हो, इस टाइप की बिल्डिंग, ये सारे बनते थे पहले के टाइम में रेड सैंडस्टोन से। ठीक है, राजस्थान एरिया में ये बहुत होता था। अगर आपने पढ़ा है सेडिमेंट्री रॉक तो आपको पता होगा। ठीक है, इंडिया हैज़ अ वेरी रिच वेराइटी ऑफ सच मटेरियल। इंडिया में बहुत ज़्यादा मटेरियल मिलते हैं, और यही रीज़न था वाई ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस केम टू इंडिया फॉर ट्रेड। याद है ना चैप्टर? कैसे यूरोपियंस आए थे इंडिया में? क्या करने? ट्रेड करने। क्या चीज़ का ट्रेड? यही सब का, यही सब मटेरियल का जो इंडिया में होते हैं। ओके, सो दैट्स वाई इंडिया हैज़ अ वेरी रिच वेराइटी ऑफ दिस मटेरियल। अब क्या होता है? रिसोर्सेज फॉर एनर्जी। याद है वो तीसरा वाला पॉइंट? वो वाली है रिसोर्सेज फॉर एनर्जी। वी नीड एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज एंड होम्स। सबको जानता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, एनर्जी क्यों चाहिए। एनर्जी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, चाहे पेट्रोल से गाड़ी चल रही हो, डीजल से गाड़ी चल रही हो, ठीक है, ये सारे एनर्जी के सोर्सेज हैं। तो जैसे हमारा कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया। ठीक है, गैस कौन सी? जैसे आपके घर में एलपीजी होती है, गाड़ियों में सीएनजी होती है, ये सारी गैसेस हो गई। विंड, विंड का देख लो आप, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ठीक है, सनलाइट, सोलर पैनल, ठीक, वाटर, ये सारे क्या है? रिसोर्सेज फॉर एनर्जी, इनसे एनर्जी बनाई जाती है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ आवर रीन्यूएबिलिटी। कैसे रीन्यू, क्या वो रीन्यू कर पा रहा है नेचुरल रिसोर्सेज? तो ये हो जाएगा रीन्यूएबल, नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल मतलब आप एक सिंपल भाषा में समझो, वो चीज़ जो रीन्यू कर ले, मतलब एनवायरनमेंट के लिए वो क्या है? इको फ्रेंडली। ठीक है, तो और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हो गया? वो चीज़ जो अपने आप को रिन्यू ना कर सके। तो इसीलिए यहाँ पे ग्रीन कलर का यूज़ हुआ है, यहाँ पे रेड कलर का यूज़ हुआ है, फॉर रिप्रेजेंटिंग रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, सो नाउ वी हैव दिस पार्ट। तो रिन्यूएबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो स्टार्ट होता है, उसको समझने के लिए आपको पहले रिस्टोरेशन समझना पड़ेगा। तो वो इसी कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होता है। ओके, रेस्टोरेशन। व्हाट इज रेस्टोरेशन? द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग समथिंग to its original healthy state if it has been degraded or damaged। कोई भी चीज़ नेचर की अगर उससे डैमेज हो गया, चोट लग गया या कुछ नुकसान हो गया, वो अपने आप को रिकवर करे। ठीक, जैसे कि अगर मान लो हमारे हाथ, हमारी हैंड्स, हमारी स्किन कट जाए, व्हाट हैपेंस? हमारी स्किन अपने आप को हील कर लेती है, वापस से वहाँ पे स्किन आ जाता है, भर जाता है घाव। तो ये क्या है? एग्जाम्पल ऑफ रिस्टोरेशन। कैसे डैमेज हुआ, कैसे नेचर ने हमारी बॉडी को ऐसा बनाया है कि बॉडी ने वापस से उसको रिस्टोर कर दिया, वापस नॉर्मल कर दिया। ठीक, तो दिस इज हाउ नेचर में ऐसा चीज़ होता है। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या? एग्जाम्पल इज ऑफ रेस्टोरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट रीग्रोथ आफ्टर फायर। ठीक है, फॉरेस्ट रीग्रोथ आफ्टर फायर। तो आप जानते होंगे कि फॉरेस्ट किससे बना है? लकड़ी। मतलब फॉरेस्ट किससे बना है? ट्रीज से। ट्रीज क्या होती है? लकड़ी। और लकड़ी में आग कैसे लगता है आप जानते हो। ठीक, तो एक बार फॉरेस्ट में एक जगह आग लग जाए, फिर तो वो फॉरेस्ट की आग पूरे फॉरेस्ट में फैलने लगती है, और उसको बुझाना नियरली बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल। ओके, सो व्हाट हैपेंस? नेचर में क्या होता है, जैसे आप ये देख सकते हो वीडियो में, कैसे फॉरेस्ट में फायर हो रहा है, फॉरेस्ट कैसे जल रहा है, एक पार्ट से जलना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो नेचर में क्या होता है? वाइल्ड फायर हुआ। व्हाट इज वाइल्ड फायर?
वाइल्ड, वाइल्ड में फायर, ठीक, वाइल्ड मतलब यहाँ पे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में फायर हुआ। एश एंड सॉइल, एश और सॉइल, एश जैसे आप जानते हो एश इज व्हाट, राख। जब लकड़ियां जलेगी तो राख प्रोड्यूस होगा, और राख किसके साथ मिक्स होगा, टॉप सॉइल के साथ। सॉइल की टॉप सॉइल होती है ना जो बहुत फर्टाइल होती है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सारी चीज आपस में मिक्स हो जाएंगे। जब ऐश मिक्स होगा, राख मिक्स होगा मिट्टी के साथ, तो उससे क्या होगा, उससे हमारी सॉइल हो गई रिच, बहुत रिच हो गई, किसकी, न्यूट्रिएंट्स की रिच हो गई। ओके, सो न्यू प्लांट्स ग्रो होंगे, नए प्लांट्स जीवन वहां पे होगा, नया प्लांट्स ग्रो होगा। इससे क्या होगा, जो भी एनिमल्स उस फॉरेस्ट में रहते थे, आग लग गया तो वो छोड़कर भाग गए अपने घर को, वापस वो रिटर्न करेंगे, सिंपल सी बात है। ओके, इट विल लीड टू फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, फॉरेस्ट विल गेट रिस्टोर। हमारी जो फॉरेस्ट थी, जो एक समय में ऐसे जल के पूरी राख बन गई, वापस से वो रिस्टोर हो गई, ठीक है। फिर से ये साइकिल चलेगा, फिर वाइल्ड फायर हो गया, फिर ऐश सॉइल, फिर न्यू प्लांट, फिर एनिमल्स रिटर्न, फॉरेस्ट रिस्टोर। तो ये जो साइकिल है ना, दिस इज द नेचुरल साइकिल, ये नेचुरल साइकिल है, नेचर की साइकिल है, चलते रहता है, रिस्टोरेशन रीजनरेशन दोनों होते रहता है। तो इससे आप समझ सकते हो कि फॉरेस्ट अपने आप को, उसके पास एक कैपेसिटी है कि वो अपने आप को रिन्यू कर लेता है। ओके, कुछ भी डैमेज हो जाए वो अपने आप को रिन्यू करने की कोशिश करेगा, ठीक है। मतलब एक प्लांट आपस में पूरे मिलकर और ज़्यादा फॉरेस्ट को बढ़ाएंगे। जो प्लांट बच गए हैं वो अपने सीड्स इधर उधर ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होगी सीड्स की, वहाँ पे नया प्लांट्स ग्रो होगा, तो वापस से फॉरेस्ट फिर से बढ़ जाता है, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वी हैव अनदर एग्जाम्पल, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्री डिकम्पोजिशन साइकिल। तो ट्री आप जानते हो, पेड़, पेड़ देख लो, ये पेड़, पेड़ क्या होगा, पेड़ जब सूखेगा, मरेगा या गिर ले, कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन हो जाए, पेड़ गिर गया, पेड़ जब गिर जाएगा व्हाट विल हैपन, डिकम्पोजिशन। व्हाट इज डिकम्पोजिशन, साइंस में पढ़ाई होगा आपने, ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ सब्सटेंस इनटू सिंपल फॉर्म्स, ठीक है, जिससे कि वो क्या हो जाए, डीके हो जाए, सड़ जाए, गल जाए, नेचर में फिर से, मिट्टी में फिर से मिक्स हो जाए, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारी सॉइल क्या हो गई, रिच। सॉइल क्यों रिच हो गई, क्योंकि ये जो ट्री गिरा था उसके न्यूट्रिएंट्स सड़ने के बाद वापस से मिट्टी में मिक्स हो गई। ओके, सीड्स ग्रो होंगे, जो भी आजू बाजू के सीड्स आए होंगे या फिर उसी पेड़ के जो सीड्स गिरे होंगे मिट्टी में, वापस से ग्रो हो जाएंगे, न्यू ट्रीज विल फॉर्म, नए ट्री पूरे ग्रो होने लग गए। फिर ट्री गिरे, फिर डिकम्पोजिशन हुआ, सॉइल एनरिच हुआ, ठीक है, सीड्स ग्रो हुए, न्यू ट्री हुआ। तो ये जो पूरा साइकिल है ना, दिस गोज ऑन इन नेचर, चलते रहता है, चलते रहता है नेचर में, ठीक है। तभी ये जो फॉरेस्ट आप देखते हो ऐसे बना रहता है, ठीक। तो नेचर साइकिल आप समझ रहे होगे। लास्ट एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है ह्यूमन का। अब इस साइकिल में ह्यूमंस घुस गए, ठीक, कैसे घुसे, फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन हुआ, डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ का काटना, फॉरेस्ट का पेड़ को काटना, हमने उस वुड का हमने कुछ बनाया, ठीक। व्हाट हैपेंस, ट्री प्लांटिंग की हमने, ये देखो वीडियो में कैसे हम प्लांट कर रहे हैं ट्रीज़ को, ठीक। इससे क्या होगा, ट्रीज़ बढ़ेंगे, नंबर ऑफ ट्रीज़ बढ़ेंगी। जब ट्री बढ़ेंगी फॉरेस्ट की, फॉरेस्ट का एरिया बढ़ा, वहाँ पे कौन आएगा, बर्ड्स एंड एनिमल्स, वापस बर्ड्स एंड एनिमल्स आ जाएंगे, अपना घोंसला बनाएंगे, अपना घर बनाएंगे, वहाँ पे रहेंगे। लाइफ विल थ्राइव, लाइफ थ्राइव करेगी, मतलब लाइफ वहाँ पे, जीवन वहाँ पे एक्सपैंड करेगा, ग्रो होगा, जीवन वहाँ पे आएगी, ठीक। इससे क्या होगा, इससे होगा हमारा इकोसिस्टम बैलेंस। इकोसिस्टम जानते हो आप, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग फॉर्म्स, जो हमारे फूड चेन होती है आपस में, जो नेचर में डिफरेंट एनिमल्स, प्लांट्स, ट्रीज, इसमें जो रिलेशनशिप बनती है, पूरी वेब बनती है, ये इस पे डिपेंडेंट है, ये इस पे डिपेंडेंट है, ये इस पे डिपेंडेंट है, ये पूरी इकोसिस्टम कहलाती है। तो इकोसिस्टम हमारा फिर से एक बैलेंस हो गया, ठीक है, जो बैलेंस टूट गया था वापस से नॉर्मल हो गया, बाई बिकॉज ऑफ बाई प्लांटिंग द ट्रीज। ओके, डिफॉरेस्टेशन फिर हम करेंगे, फिर न्यू प्लांटिंग करेंगे, फिर बर्ड्स आएंगे, लाइफ थ्राइव करेगी, इकोसिस्टम बैलेंस होगा, फिर हम करेंगे डिफॉरेस्टेशन। तो ये एक जो साइकिल है ना, इसे कहते हैं ह्यूमन एडेड रिफॉरेस्टेशन। हमने नेचर का ज़्यादा नुकसान भी नहीं किया, हमने उसे टाइम दिया कि नेचर तुम फिर से पूरे ग्रो हो जाओ, फिर से नर्चर करो, अपने आप को नरिश करो। ओके, फिर हम पेड़ को, एक अलग पार्ट के पेड़ को, एरिया के पेड़ को काटे, फिर हमने फॉरेस्ट को अलाउ किया कि फॉरेस्ट फिर से तुम ग्रो हो जाओ। तो इस साइकिल को कहेंगे ह्यूमन एडेड रिफॉरेस्टेशन। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट,
Next we have the final type, that is renewable resource. Renewable resource क्या होता है? तो it is the resource that restores and regenerates over time through natural cycle. नेचर की नेचुरल साइकिल जो चलती है उसके साथ वो सारी रिसोर्सेज अपने आप को रीन्यू करे, रीस्टोर करे. ठीक, जैसे आपकी मोबाइल है, मोबाइल आप चार्ज में लगाते हो, मोबाइल फिर से चार्ज हो जाती है, फिर आप यूज़ करते हो, फिर मोबाइल चार्ज करते हो. तो ये जो साइकिल है ना, वैसे ही नेचर में साइकिल ये चलते रहे. ये साइकिल अगर किसी रिसोर्स के साथ हो रही है देन इट इज़ अ रीन्यूएबल रिसोर्स. रीन्यू कर सकता है अपने आप को वो रिसोर्स. ओके, सोलर एनर्जी, धूप आज अगर ख़त्म हो गई शाम तक तो कल सुबह फिर से आ जाती है धूप. ठीक है, सोलर एनर्जी. विंड एनर्जी, विंड तो ऐसा तो नहीं है विंड अभी चल गया फिर अगले 100 साल तक नहीं चले, 1000 साल तक ना चले हैं. विंड तो चलते रहता है. ठीक है, फ्लोइंग वाटर, वाटर फ्लो करते रहता है लगातार. ठीक, फॉरेस्ट हो गई हमारी, फॉरेस्ट हमने एग्जांपल देख लिया कैसे फॉरेस्ट अपने आप को रिन्यू करता है. सॉइल, सॉइल भी अपने आप को नेचुरली रिन्यू कर लेता है. तो इससे हमें ये समझ में आया कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है विच कैन लास्ट फॉर एवर. परमानेंटली रिसोर्स लास्ट करेगी, लंबे समय तक, परमानेंट समय तक चलते रहेगी. ठीक है, हमेशा के लिए रहेगी हमारे साथ. इफ इट इज यूज्ड केयरफुली, केयरफुली यूज कर रहे हैं हम उसे टाइम दे रहे हैं कि वो अपने आप को रिन्यू कर सके, देन वो हमेशा लंबे समय तक चलते रहेगा. और अगर हमने उसे, वो जो साइकिल नेचर की चल रही है उसमें हमने उस साइकिल को रोक दिया, आगे नहीं बढ़ने दिया, व्हाट विल हैपन? साइकिल नहीं चलेगी, नेक्स्ट स्टेज नहीं होगा. इससे क्या होगा? इफ ओवर यूज हम करेंगे, कटिंग टू मेनी ट्रीज, दे कैन गेट डिप्लीटेड, डिप्लीट हो जाएगा, खत्म होने लगेगा. ठीक, बहुत डैमेज हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया रीन्यूएबल रिसोर्सेज. अब आते हैं हम एक बहुत ही फेमस चीज़ पे. फेमस चीज़ इसीलिए क्योंकि आप सभी ये जानते होंगे हम सूर्य को क्या करते हैं? अर्घ देते हैं. हाँ, आप अगर जानते हो छठ पूजा आप करते हो तो सूर्य को हम अर्घ देते हैं. अर्घ, यहाँ पे क्या लिखा? अर्घ्यम. ठीक, अर्घ देना मतलब हम अपने सूर्य देव को क्या कह रहे हैं कि थैंक यू सूर्य देव, हम आपको जल चढ़ा रहे हैं. क्यों? क्योंकि हम आपको अपना ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहते हैं, हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं. ठीक, बिकॉज क्यों क्यों बिकॉज पूरे अर्थ पे सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. सन ही है जिससे मेन एनर्जी आ रही है. सन ही है जिसकी एनर्जी से प्लांट अपना खाना बना रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, फिर हम उस खाने को खा रहे हैं, फ्रूट्स को खा रहे हैं, वेजिटेबल को खा रहे हैं जो प्लांट से आ रहा है. अगर सन ही नहीं रहेगा तो प्लांट्स नहीं रहेंगे, प्लांट्स नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे. हमारी बॉडी को विटामिन डी चाहिए. ठीक है, हम इलेक्ट्रिसिटी किससे बना रहे हैं? सोलर एनर्जी से, सनलाइट से. तो इसीलिए सन को हमने रिस्पेक्ट देना है. ठीक, हमें अर्घ देना है. ओके, तो ये एक एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन है जिसमें हम सन को थैंक यू कहते हैं, ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं. ओके, नाउ वी कम टू नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. तो आप तो ये फोटो को देख के बहुत कुछ समझ गए होंगे क्या होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, है ना. तो रिसोर्सेज दैट टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, कई मिलियन साल लगे जिस रिसोर्सेज को बनने में, उससे कहेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. अब मिलियन ईयर कोई छोटा मोटा समय नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ ईयर है. तब तक पता नहीं ह्यूमंस रहे ना रहे. ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. कई पीढ़ियां चले जाएंगी तब भी जाके पता नहीं बने या ना बने ये रिसोर्स. तो इसीलिए नाम है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. जबकि रिन्यूएबल रिसोर्सेज अपने आप को जल्दी, कुछ दिनों में, कुछ महीने में, कुछ सालों में अपने आप को रिन्यू कर लेता है. फॉरेस्ट का आप जानते हो एग्जाम्पल. ठीक है, तो दीज कैन नॉट बी रिप्लेस्ड क्विकली, तुरंत तो रिप्लेस होगा नहीं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, आयरन, कॉपर, गोल्ड, ये सारे क्या हैं? पूरे अर्थ पे जितने हैं उतने ही ना रहेंगे. एक बार जितना तुमने यूज कर लिया फिर खत्म, अर्थ से खत्म, कहीं और से तो आएगा नहीं. ठीक, तो दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. वंस यूज्ड दे आर गॉन फॉर एवर. एक बार यूज हो गए, पूरा 100% यूज तो खत्म. क्या करना चाहिए हमें? वी नीड टू यूज देम जुडिशियसली. व्हाट इज जुडिशियसली? जुडिशियसली मतलब एक समझदार रूप से यूज करना है, ज़्यादा भी नहीं यूज करना है. ठीक, कम अपने हिसाब से यूज करना है, जितनी ज़रूरत है उतना यूज करना है. एक्सप्लॉइट नहीं होने देना है हमें, एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होने देना है. ओके, सो इससे हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ह्यूमन की इम्पैक्ट से रिन्यूएबल रिसोर्सेज को क्या हो रहा है ये देखो आप. सबसे पहला प्रॉब्लम, डिफॉरेस्टेशन. हम पेड़ काट रहे हैं.
ओके, ह्यूमन्स पेड़ काट रहे हैं, इंडस्ट्री से पॉल्यूशन हो रही है, वीडियो में देख लो कैसा हो रहा है। फिर फॉसिल फ्यूल का यूज़ हो रहा है। फॉसिल फ्यूल आप जानते हो क्या होता है, पेट्रोल, डीजल, ये सारे क्या करते हैं, पॉल्यूशन करते हैं, फॉसिल फ्यूल होते हैं ये। कार्बन, ये देखो फिर नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग आप सभी पोस्टर बनाए होंगे स्कूल्स में। तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, अर्थ गर्म होते जा रही है, ठीक है। इफेक्ट्स क्या हो रहा है, डिस्रप्शन ऑफ नेचुरल रीजनरेशन साइकिल। नेचर की जो साइकिल नेचर ने बनाई थी रीजनरेट करने की अपने आप को, वो डिस्रप्ट हो रही है। रिवर्स आर बिकमिंग पॉल्यूटेड एंड लाइफलेस। रिवर हमारे खत्म हो रहे हैं, गंदे हो रहे हैं, पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, उसमें फिशेस मर रही हैं। वाटर सिक्योरिटी इन प्लेन्स आर थ्रेटेंड। वाटर सिक्योरिटी इन प्लेन्स आर थ्रेटेंड मतलब क्या हुआ, वाटर की सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी मतलब हम लोग पानी पीते हैं, वो पानी ना होगा तो क्या होगा, हमारे लिए सिक्योरिटी का इशू है, ठीक। वो खत्म हो रहा है प्लेन्स एरिया में, क्यों हो रहा है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ओके, नेक्स्ट ये आगे आएगा। ओके, अभी आप इसे मन में रखना क्यों खत्म हो रहा है। फिर देखो यहाँ पे ये चीज़, इफ़ वी हार्वेस्ट टिम्बर फास्टर देन द फॉरेस्ट कैन ग्रो, वी विल इवेंचुअली डिप्लीट द फॉरेस्ट। हमने फॉरेस्ट को ग्रो होने नहीं दिया, पेड़ को काट दिया, फॉरेस्ट अपने आप को क्या करेगा, खत्म, फॉरेस्ट हमेशा के लिए खत्म। फिर देखो फॉसिल फ्यूल ड्रिवन इंडस्ट्रियलाइजेशन और कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, ये दो मेन प्रॉब्लम है। फॉसिल फ्यूल से क्या होता है, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग। फॉरेस्ट को काटने से क्या होता है, पेड़ काटेंगे तो फॉरेस्ट हमारे लिए ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस करेगा, हमारे पास वुड नहीं है, ठीक है। राइजिंग टेम्परेचर आप जानते होंगे, ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है। ओके, हिमालयस आर मेल्टिंग। हिमालय में जो बर्फ होते हैं, इट इज मेल्टिंग एट अ फास्टर रेट देन प्रेसिपिटेशन कैन रिप्लेस देम। प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश, बर्फ का गिरना, ठीक, जो कि स्काई से वाटर जो आता है नीचे, उस प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। अगर हिमालयस में बर्फ नहीं गिरेगी तो हिमालयस में कहाँ से बर्फ जमेगा, मतलब कहाँ से इनपुट आएगा वाटर का पूरे हिमालयस में। वही तो बर्फ जो ऊपर से गिर रहा है, स्काई से आ रहा है, बारिश से आ रहा है, वही तो हमारा रिवर्स में फ्लो करता है पूरे हिमालय से, ठीक। अगर वही स्लो होगा और उससे ज़्यादा हम फास्टली यूज़ करते जाएंगे, जो भी आइस है वो मेल्ट होते जाएगा, तो क्या होगा, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहाँ पे, पानी जहाँ जहाँ बहती है हिमालय से, कहाँ बहती है हिमालय से, प्लेन एरिया में। याद आया पिछले वाला पॉइंट, प्लेन एरिया में वाटर सिक्योरिटी हो जाएगी, ठीक है। नदियाँ कहाँ बहती हैं, गंगा रिवर, यमुना रिवर, नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक। फिर देखो, पॉपुलेशन लिविंग इन द प्लेन्स डिपेंड ऑन द वाटर टावर। पॉपुलेशन जो प्लेन्स में रहती हैं, प्लेन एरिया में हम लोग रहते हैं, तो वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम होगा, क्यों, हमारी जो वाटर टावर है वो डिपेंड जिस पे हम होते हैं वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि देखो, व्हाट इज़ वाटर टावर। वाटर टावर पहले समझ लो। वाटर टावर रेफर्स टू अ रीजन दैट स्टोर्स एंड सप्लाइज वाटर टू अदर एरिया लाइक अ जाइंट नेचुरल वाटर टैंक। पानी की टंकी, ऐसे मान लो एक बड़ी सी पानी की टंकी है, ठीक, बहुत बड़ी सी, उसमें से जो पानी बह रहा है वो ह्यूमंस जो प्लेन एरिया में रहते हैं वो यूज़ कर रहे हैं। ओके, रिवर से पानी जो बह रहा है कहाँ से आ रहा है, एक स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे पानी का पूरा सोर्स है, वहाँ से पानी डिफरेंट आजू बाजू के एरिया में जाए, ठीक। डिफरेंट एरिया के लोग इस रीजन पे डिपेंड हों, क्योंकि यहीं से असली पानी का सोर्स है, निकल रहा है पानी। तो वाई आर हिमालयस कॉल्ड वाटर टावर, आप जानते, आप समझ गए होंगे। हिमालयस में बहुत स्नो है, ग्लेशियर है, यही स्नो और ग्लेशियर जब मेल्ट होते हैं तो रिवर्स में बहते हैं, नदियों में बहते हैं। और नदियाँ क्या होती है, नदियाँ हमारे प्लेन एरिया में आती हैं, हमारे लिए पानी का सोर्स है, ठीक है। तो ये होता है वाटर टावर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। अब आता है ये प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आप देख लो पोल्यूशन की, वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्री से वेस्ट निकल रही है, डायरेक्ट रिवर में जा रही है विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट। अब समझते हैं इससे क्या होता है। इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस द गुड्स। इंडस्ट्रीज हमारे लिए सामान बनाती है, ठीक। अगर मैंने ये टी शर्ट पहना है, इट इज़ मेड बाय इंडस्ट्री, ठीक। आप फ़ोन में ये वीडियो देख रहे हो, फ़ोन किसने बनाया, इंडस्ट्री ने, ठीक है। तो आज के टाइम में इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री के बिना हमारा ग्रोथ नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा। पर अगर इंडस्ट्रीज़ अपनी जो वेस्ट है, जैसे कि फ़ोटो में आप देखो, ऐसे रिवर में छोड़ेंगी तो ये तो प्रॉब्लम है। ओके, डिस्चार्ज करती हैं रिवर में गंदा चीज़, अपना वेस्ट को। और जब ये गंदा चीज़ रिवर में जाएगा और रिवर में वो चीज़ सड़ेगा नहीं, इट इज़ कॉल्ड डीके। डीके नहीं होना, डीके नहीं होगा, सड़ेगा नहीं। इससे क्या होगा, हमारी जो बैलेंस है ना, नेचर की बैलेंस, वाटर में जो
नेचुरल बैलेंस है केमिकल्स का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। पानी केमिकल से पूरा भर जाएगा, फिशेस मरने लगेंगी, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होगी, रिवर्स विल बिकम पॉइजनस। एक टाइम था जब ह्यूमंस रिवर का ही पानी पीते थे, अब देखो अब रिवर की ऐसी कंडीशन है कि हम पानी भी नहीं पी सकते रिवर की, इतनी गंदे हो गए हैं रिवर, ठीक है। तो नाउ वी कम टू द इकोसिस्टम फंक्शन एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। तो इकोसिस्टम आपको याद होगा, हमने पहले भी बात की, इकोसिस्टम मतलब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का जो इंटर रिलेशनशिप है उसे इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। एक जो सिस्टम बनता है अर्थ पे जिसमें जिंदा चीज़ और नॉन लिविंग थिंग्स एक साथ रहते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, ठीक। इकोसिस्टम फंक्शन ये क्या होता है? इकोसिस्टम फंक्शन नेचुरल प्रोसेसेस को कहते हैं, वो फंक्शन जो नेचर में चलते हैं। जैसे कि ट्री का क्या फंक्शन है? ट्री प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ट्री बनाता है, ओके, सो इट इज फंक्शन। फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटेट टू एनिमल, फॉरेस्ट का काम है हैबिटेट देना, ठीक। सॉइल इरोजन से क्या होता है? फॉरेस्ट प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन को, सॉइल इरोजन होने नहीं देता है। सॉइल जो मिट्टी होती है, और ये जो मान लो ट्री है, ट्री की जो रूट्स हैं वो मिट्टी को ऐसे पकड़ के रखती हैं, ठीक, उसको इरोड नहीं होने देती, इरोजन नहीं होने देती, ठीक है, जिससे कि मिट्टी बंधे रहता है एक साथ, ठीक। इससे क्या होगा? ये सारे क्या हैं? ये फंक्शंस है। इसके बाद आता है हमारे इकोसिस्टम सर्विसेज। ये काम हो गए, इकोसिस्टम में काम क्या करता है नेचर, ये हो गया क्या सर्विस मिलता है हमें। नेचर ने ये काम किया, हमें क्या मिला, हमें क्या सर्विस मिला, बेनिफिट्स जो हमें मिलेगा, डेट इज कॉल्ड इकोसिस्टम सर्विसेज। एग्जाम्पल के लिए हमें क्लीन वाटर मिलता है, ठीक है, नेचर हमें क्लीन वाटर देता है, पॉलिनेटेड क्रॉप फॉर फूड, फिर क्या है, प्रोटेक्टेड फार्मलैंड फ्रॉम सॉइल इरोजन। तो ये सारे नेचर हमारे लिए काम कर रहे हैं, सर्विसेज कर रहा है नेचर हमारे लिए, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फैक्ट। एक फैक्ट है हमारे सामने, क्या है फैक्ट? फैक्ट है एक मेच्योर ट्री, एक पेड़ जानते हो आप जो मेच्योर है, मतलब अपना पूरा ग्रो हो गया, अपने लाइफ का पूरा मैक्सिमम जितना होना था हो गया, मैक्सिमम मेच्योर, अब बड़ा हो गया, एडल्ट हो गया, मेच्योर हो गया, वो कितना प्रोड्यूस करता है? 275 लीटर ऑफ ऑक्सीजन पर डे। एक दिन में कितना किया? 275। एक इंसान को कितना चाहिए? 350 लीटर ऑफ ऑक्सीजन पर डे। एक दिन में 350, 350 और 275 हमारा तो ट्री ही कर रहा है। तो सोचो क्या एक इंसान पे एक ट्री काफ़ी है एक दिन के लिए? नहीं ना। मतलब कि सोच लो कि जितने इंसान हैं उसको मल्टीप्लाई करो, उससे ज़्यादा हमारे पास ट्री होने चाहिए अर्थ पे, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो नेचर को प्रोटेक्ट करने का जो टॉपिक है वो हाईलाइट होता है, ओके, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे नेचर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं और उसके इम्प्लीकेशन, इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, ठीक है। ये सेक्शन आपका बुक का नेक्स्ट सेक्शन है, ये नेक्स्ट वीडियो में आप कवर अप करेंगे, सो दैट दिस वीडियो इज़ नॉट वेरी लॉन्ग, ठीक। आपको अच्छा लगा होगा तो आप ये TSP ऐप है, यहाँ पे जो नाम है इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, www.tspf.com पे विज़िट करके आप वेबसाइट पे नोट्स, NCERT सॉल्यूशन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।